नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपनी इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देखिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था भारत के प्रमुख पठार। और भारत के पठारों में हमने कुछ पठारों की चर्चा है वो देखिए दोस्तों की थी। आज हम देखिए इन पठारों को आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप ही जरूर देखिए। यानी शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, देखिए आपके सामने भारत के पठार। भारत के पठार। अब इन भारत के पठारों में देखिए दोस्तों, आज हम देखिए अन्य जो पठार हैं उन पठारों के ऊपर देखिए दोस्तों आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां से आप ध्यान रखिएगा कि ये है आपके सामने देखिए भारत है, इसका मानचित्र। यानी यहां पर आपके सामने देखिए दोस्तों ये भारत का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर देखिए आज हम अन्य जो पठार हैं उनके ऊपर भी देखिए दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिमाग में रखिएगा आप भारत का मानचित्र, और इसी भारत के मानचित्र पर देखिए आज हम छोटा नागपुर का जो पठार है इस पठार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहां पर तो हो गया आपके सामने ये भारत का मानचित्र। इस मानचित्र को जब आप देखेंगे तो यहां से देखिए हम यहां से एक पठार को पढ़ने जा रहे हैं। यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक पठार है और उस पठार का नाम है आपके सामने छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। अब इस छोटा नागपुर के पठार की बात करें, इनकी क्या विशेषता है और किस तरीके के प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते। ये पठार देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर इनका विस्तार देखा जाए तो आपके सामने देखिए ये दो राज्यों में फैला। एक राज्य तो है आपके सामने देखिए कौन सा? बिहार। और दूसरा राज्य देखें तो दूसरा राज्य आपके सामने कौन सा आता है? तो याद रखना है झारखंड। यानी छोटा नागपुर का जो पठार है ये पठार दोस्तों आपके सामने भारत के दो राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? दो राज्यों में। दो राज्यों में देखा जाए तो एक राज्य तो कौन सा हो गया? बिहार। और दूसरा राज्य आपके सामने कौन सा हो गया? झारखंड। लेकिन इसका ज्यादा जो विस्तार है वो दोस्तों आपके सामने कौन से राज्य में? झारखंड में। उसके बाद में देखिए इस छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो दोस्तों इस पठार की आकृति कैसी है? इस पठार की आकृति कैसी है? तो आकृति आप याद रखिएगा गुंबदाकार, यानी गुंबद के समान इनकी आकृति है छोटा नागपुर के पठार की। और इस पठार की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग आपके सामने 750 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है वो मानी जाती है। उसके बाद में यहां से अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है इस पठार की देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों, इसकी अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी आती है आपके सामने पार्श्वनाथ। यानी पार्श्वनाथ चोटी है वो इस छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी। और इस चोटी की बात करें तो इस चोटी की ऊंचाई लगभग देखी जाए तो 1365 मीटर इनकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। देखिए छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो इनकी औसत ऊंचाई तो 750 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो पार्श्वनाथ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। उसके बाद में देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है इस पठार से देखिए दोस्तों एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आपके सामने दामोदर नदी। दोस्तों, याद रखना कि छोटा नागपुर का जो पठार है इस पठार के मध्य से एक नदी निकलती जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी इस छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए आपके सामने छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद में सीधी कहां चली जाती है?
तो याद रखना है ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी जो हुगली नदी है जो आपके सामने गंगा की एक धारा है, ठीक है, तो इस हुगली नदी में जाकर के पश्चिमी बंगाल में ये दामोदर नदी है वो मिल जाती है। तो यहां से ध्यान रखें कि ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर के निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये पश्चिमी बंगाल, दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जाकर के ये हुगली नदी में मिल जाती है। इस हुगली नदी की बात करें, हुगली नदी की बात करें तो इस नदी को तो दोस्तों कहा जाता है विश्वासघाती नदी। क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी। और इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसको पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों हम नदियों को पढ़ेंगे, भारत के अपवा तंत्र को लेकर के जल्दी आपके सामने वीडियो आएगा और उसमें उनकी पूरी की पूरी विशेषता मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर केवल हम पठारों की चर्चा कर रहे हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से देखो दामोदर नदी निकलती है और ये दामोदर नदी क्या करती है? इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में अलग करती है। मान लेते हैं कि यहां से देखिए आपके सामने ये पठार है, ये पठार है आपके सामने कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों यहां पर देख लीजिए आप कि ये छोटा नागपुर का पठार है और इस पठार के मध्य से देखो कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से इस प्रकार से ये दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यहां से दामोदर नदी। तो दामोदर नदी इस छोटा नागपुर के पठार को वो दो भागों में अलग करेगी, जिसमें एक भाग तो आ जाएगा आपके सामने हजारीबाग का। किसका आ जाएगा? हजारीबाग का। और दूसरा दोस्तों आ जाएगा आपके सामने रांची का। किसका आ जाएगा? रांची का। जो भाग रांची का है वहां पर तो हो जाएगा रांची का पठार। कौन सा हो जाएगा? रांची का पठार। और जो हजारीबाग का है वहां पर आ जाएगा हजारीबाग का पठार। तो दोस्तों यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें कि छोटा नागपुर का पठार है, वहां से जब दामोदर नदी निकलती तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में अलग कर देती, जिसका एक भाग है वो तो देखिए क्या कहलाएगा? हजारीबाग का पठार और दूसरा भाग है वो क्या कहलाएगा? रांची का पठार। इस हजारीबाग में देखा जाए तो यहां पर ये सर्वाधिक ऊंचा है। यहां से प्रश्न पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार है ये सबसे ज्यादा ऊंचा है, वो कहां पर है? तो याद रखना है हजारीबाग में। और इस हजारीबाग के उत्तर में देखा जाए, हजारीबाग है दोस्तों, इस हजारीबाग के अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपके सामने एक तो देखिए यहां पर आता है पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? पारसनाथ की पहाड़ी। एक तरफ आती है पारसनाथ की पहाड़ी और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों आती है राजमहल की पहाड़ी। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि जो हजारीबाग है वहां पर ये छोटा नागपुर का पठार है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। और इसी हजारीबाग के उत्तर में देखिए आपको दो पहाड़ियां मिलेगी, जिसमें एक पहाड़ी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी है दोस्तों कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। यानी एक तरफ राजमहल की पहाड़ी है और दूसरी तरफ पारसनाथ की पहाड़ी है। और इसी राजमहल की पहाड़ी की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी मान लीजिए यहां पर है और इस राजमहल की पहाड़ी से इधर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपके सामने दिखेगा, यानी राजमहल की पहाड़ी है और यहां पर आपके सामने देखिए भारत का एक राज्य जिसका नाम है मेघालय। कौन सा राज्य दोस्तों? यहाँ पर मेघालय। तो यहां से इस मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपको तीन पहाड़ियां मिलेगी। कितनी पहाड़ियां? तीन पहाड़ियां। एक का नाम है गारो, दूसरी का नाम है आपके सामने खासो या खासी और तीसरी पहाड़ी आपको मिलेगी कौन सी? जयंतिया। ध्यान रखिए कि जयंतिया पहाड़ी, खासी पहाड़ी और गारो पहाड़ी, ये तीन पहाड़ियां आपको देखिए कहां मिल रही है? मेघालय में। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो राजमहल की पहाड़ी है ये तो आपकी कहां पर आ रही है? राजमहल की पहाड़ी है ये झारखंड और बिहार दोनों की सीमा पर है। लेकिन यहां पर इस राजमहल की पहाड़ी और यहाँ पर गारो और खासो पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना उसको मालदा गेप के नाम से पुकारा जाता है।
ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मालदा गेप कहां पर है, दोस्तों याद रखिएगा कि मालदा गेप कहां है। तो मालदा गेप है ये राजमहल की पहाड़ी और गारो खासी जैंतिया पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, मालदा गेप के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात कि छोटा नागपुर का पठार जब देखिए दामोदर नदी यहां से गुजरती है तो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में अलग करती है। दो भागों में देखा जाए तो एक भाग तो हो जाएगा हजारीबाग का पठार और दूसरा हो जाएगा रांची का पठार। हजारीबाग में ये छोटा नागपुर का पठार है, ये सबसे ज्यादा ऊंचा है और इसी हजारीबाग के उत्तर में पारसनाथ की पहाड़ी मिलेगी और राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। राजमहल की पहाड़ी और मेघालय में स्थित जो गारो खासो जैंतिया की पहाड़ी है, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र उसको मालदा गेप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए आगे छोटा नागपुर के पठार की और विशेषता को पढ़ते हैं। तो यहां से देखिए छोटा नागपुर के पठार की और विशेषता को पढ़ते हैं। तो यहां से देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में खनिजों की दृष्टि से यानी खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा है, आपका छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। और खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होने के कारण इस पठार को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है दोस्तों, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर। तो याद रखें कि भारत में खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय किस पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए तो ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार आपको दिखाई दे रहा है, इस पठार में देखा जाए तो यहां पर देखिए ये बिटुमिन्स जो कोयला है दोस्तों, कौन सा कोयला, बिटुमिन्स कोयला। यहां पर बिटुमिन्स कोयला है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये बिटुमिन्स कोयले के लिए भी प्रसिद्ध पठार है वो माना जाता है। और उसके बाद में इस छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर लेटेराइट मृदा, कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा, यानी छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है और लेटेराइट मृदा के निक्षेप पाए जाने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को देखिए क्या कहा जाता है, धब्बा के नाम से पुकारा जाता है या पाट के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर का जो पठार है जिसका विस्तार बिहार और झारखंड में, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, झारखंड में। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर कौन सी मृदा के अवशेष या निक्षेप पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा पाई जाने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, धब्बा या पाट के नाम से पुकारा जाता है। और पाट और धब्बा के नाम से पुकारा जाने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता दोस्तों भारत का रूर। दोस्तों याद रखना भारत का रूर है वो कौन से पठार को कहा जाता है, तो भारत का रूर है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेटेराइट मृदा के अवशेष वो पाए जाते हैं और लेटेराइट मृदा के अवशेष पाए जाने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को पाट या धब्बा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए कि भारत का रूर है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। लेकिन अगर रूर की बात करें तो रूर है ये प्रदेश कहां का है, तो याद रखना जर्मनी का, यानी रूर कहां का है, रूर प्रदेश है ये आपके सामने कौन से देश का है, जर्मनी का है। तो यहाँ पर लेटेराइट मृदा के कारण पाट या धब्बा भी कहलाता है और इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीज यदि समझ में आ गई है तो यहाँ से छोटा जो नागपुर का पठार है इनकी देखिए यहाँ से स्थिति आप ध्यान रखें कि यहाँ पर रांची का पठार और ये हजारीबाग का पठार पूछे
तो इनका विस्तार कौन से राज्य में होगा? झारखंड में। कौन से राज्य में होगा? झारखंड में। और एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार की रानी किसको कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार है उसकी रानी, छोटा नागपुर के पठार की रानी किसको कहा जाता है? तो याद रखना है आपको नेतरहाट। किसको कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट भी कहां है? तो याद रखना है झारखंड में। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसको देखिए, आप एक साथ सारी चीजों को याद कीजिए। याद कीजिए आपके दिमाग में छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये भारत के बिहार और झारखंड राज्य में, ज्यादा विस्तार इसका कहां है? झारखंड में। ये छोटा नागपुर का पठार है, इसकी आकृति गुंबदाकार है। कैसी है मित्रों? गुंबदाकार है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर है। इस छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 है। फिर ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार की देखिए रानी किसको कहा जाता है? नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। और इसी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती, जो इस पठार को कितने भागों में अलग कर देती है? 2 भागों में अलग करती है, जिसका एक भाग तो होगा हजारीबाग का पठार और दूसरा भाग होगा रांची का पठार। हजारीबाग का जो पठार है या हजारीबाग का क्षेत्र है, वहां पर इस छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा है। और इसी हजारीबाग के पठार के उत्तर में पारसनाथ की पहाड़ी मिलेगी और राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। फिर दिमाग में रखिए कि राजमहल की पहाड़ी जो आपके सामने झारखंड और बिहार की सीमा पर है, ये राजमहल की पहाड़ी और मेघालय में आपके पास में जो गारो खासी और जो जैंतिया की पहाड़ी है, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो मालदा गेप कहलाता है। दोस्तों कौन सा गेप कहलाता है? मालदा गेप कहलाता है। और उसके बाद दिमाग में रखिएगा कि छोटा नागपुर का पठार ये खनिजों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक ये संपन्न क्षेत्र है। और संपन्न क्षेत्र होने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। और उसके बाद में ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहां का है? जर्मनी का है। और इसके अलावा ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर के पठार में बिटुमिन कोयला है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और उसके बाद ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर लेटेराइट मृदा है वो पाई जाती। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा पाई जाने के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को पाट या धब्बा कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहां पर हमारे पास में चल रहा था मेघालय। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेघालय और इस राजमहल की पहाड़ी और गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी के बीच का क्षेत्र वो मालदा गैप कहलाता है। और इसी मेघालय की बात करें दोस्तों, तो मेघालय में आपके सामने एक पठार आता है जिसका नाम है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार दोस्तों याद रखना कि शिलांग का पठार कहां पर है? तो शिलांग का पठार आपके पास में कौन से राज्य में होगा? मेघालय राज्य में होगा, जो छोटा नागपुर के पठार का ही एक आंशिक रूप है। ध्यान रखना दोस्तों कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसी का एक आंशिक रूप है। और आंशिक रूप भारत में आपको कौन सा मिलेगा? ये शिलांग का पठार है वो आपको मिलेगा। कौन सा पठार मिलेगा? शिलांग का पठार। तो इस शिलांग के पठार की देखिए थोड़ी सी मैं आप लोगों को विशेषता है वो बता दूं। पहले आप दोस्तों इसका पूरा स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम इस शिलांग के पठार के ऊपर भी चर्चा है वो कर लें। स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो देखिए आगे यहां से स्थिति को समझते हैं। देखिए यहां पर जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है इस पठार का ही एक आंशिक रूप है दोस्तों। क्या है? आंशिक रूप। और वो आंशिक रूप आपको कौन से पठार का मिलेगा? तो याद रखना है आपको शिलांग का पठार।
शिलांग का पठार। अब दोस्तों ये जो शिलांग का जो पठार है, ये जो शिलांग का पठार है, ये कौन से राज्य में है? तो याद रखना है ये मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में है शिलांग का पठार। और मेघालय में होने के कारण इसको मेघालय का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेघालय का पठार। इसको मेघालय का पठार भी कहा जाता है क्योंकि मेघालय जो राज्य है वो मेघालय राज्य इसी शिलांग के पठार के ऊपर स्थित है। यानी शिलांग का जो पठार है, इस शिलांग के पठार पर ही मेघालय स्थित है। या आपको ऐसे कहें कि मेघालय जो राज्य है वो कौन से पठार पर स्थित है? तो कौन से पठार पर स्थित होगा? शिलांग का जो पठार है उसी पर स्थित होगा। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि छोटा नागपुर के पठार का जो आंशिक रूप है वो आंशिक रूप आपको भारत में शिलांग के पठार के रूप में मिलेगा। क्योंकि मेघालय में यहाँ पर शिलांग का पठार है और इसी शिलांग के पठार पर कौन सा राज्य स्थित है? मेघालय राज्य स्थित है। और मेघालय राज्य स्थित होने के कारण इसको मेघालय का पठार भी कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो मेघालय राज्य है और यहां पर आपको पता है कौन सा राज्य है? असम या असम राज्य। कौन सा राज्य है? असम राज्य। और इस असम राज्य में आपको इसी का एक हिस्सा मिलेगा जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। दोस्तों कार्बी एंगलोंग का पठार देखिएगा, कार्बी एंगलोंग का पठार, यानी कार्बी एंगलोंग का पठार देखा जी तो ये पठार दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में? असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में। और इस कार्बी एंगलोंग का जो पठार है, इसका जो सर्वोच्च स्थान है, इसका जो सर्वोच्च स्थान है वो स्थान दोस्तों आपके सामने कौन सा है? तो याद रखना शिलांग है। कौन सा है? शिलांग है। या फिर कह सकते हैं कि शिलांग है वो यहां पर आपके सामने स्थित है। या फिर कह सकते हैं नोकरेक, यानी नोकरेक की बात करें, नोकरेक, यानी आपसे दोस्तों कहा जाएगा कि कार्बी एंगलोंग का जो पठार है ये असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में। तो कार्बी एंगलोंग का जो पठार है इनका सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो सर्वोच्च स्थान है वो कौन सा है? शिलांग है या कह सकते हैं नोकरेक है। कौन सा है? नोकरेक है, जो आपके सामने लगभग 1961 मीटर ये ऊंचा स्थान है। कितना ऊंचा है? 1961 मीटर ऊंचा ये स्थान है शिलांग, जिसको नोकरेक भी कहा जाता है। और यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर टर्सरी युग की यहां पर देखिए चट्टान है वो पाई जाती है। कौन से युग की? टर्सरी युग की यहां पर अवसादी चट्टान है वो पाई जाती है। कौन सी चट्टान? टर्सरी युग की अवसादी चट्टान है वो इसी कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वहां पर पाई जाती है। दोस्तों यहां से दो चीज याद रखना, दो चीज याद रखना कि याद तो रखना है आपको मेघालय का पठार। कौन सा पठार? मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है इस पठार को देखिए मेघालय में तो कहा जाता है शिलांग का पठार। क्या कहा जाता है? मेघालय का पठार है, इसको मेघालय में तो कहा जाता है आपके सामने शिलांग का पठार। और असम में देखिए इसी मेघालय के पठार को क्या कहा जाता है? कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है। तो दोनों ये पठार आपस में देखा जाए तो ये पास पास ही आते हैं। तो यहां से दो चीज आप ध्यान रखिए कि मेघालय का जो पठार है कहां पर है? मेघालय में। या शिलांग का पठार कहां पर है? मेघालय में। तो शिलांग का पठार जो मेघालय में है तो मेघालय है वो इसी शिलांग के पठार पर बसा हुआ है, तो इसको मेघालय का पठार बोलते हैं। तो मेघालय का पठार को मेघालय में शिलांग का पठार बोलेंगे और इस मेघालय के पठार को देखिए असम में क्या बोलेंगे? कार्बी एंगलोंग का पठार है वो बोलेंगे। कार्बी एंगलोंग का जो पठार है इनका जो सर्वोच्च स्थान है वो सर्वोच्च स्थान कौन सा है? आपका शिलांग है या नोकरेक है, जिसकी ऊंचाई देखिए तो 1961 मीटर है। और यहां पर देखिए तो टर्सरी युग की यहां पर अवसादी चट्टान है वो पाई जाती है। बोलिए दोस्तों
ये आपने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा, इसके अलावा आपने श्रीलंका पठार या मेघालय का पठार पढ़ा या कार्बी एंगलोंग का पठार पढ़ा। इनमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई है क्या? अगर ये चीज आपको याद हो गई तो यहां से आप इनमें से जो भी आपसे प्रश्न है वो पूछा जाए तो आप इसको आराम से बता सकते। दोस्तों यहां पर आपने एक चीज और पढ़ी होगी, उत्तरी कचार। उत्तरी कचार पहाड़ी नाम सुना, कहीं ना कहीं पर आपने पढ़ा होगा उत्तरी कचार पहाड़ी। तो ये जब आप कार्बी एंगलोंग का पठार पढ़ते हैं तो इस पठार के उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में देखिए ये उत्तरी कचार की पहाड़ी है, और उत्तरी कचार की पहाड़ी होने के कारण कार्बी एंगलोंग के पठार को उत्तरी कचार पहाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी कचार पहाड़ी। ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि कौन से पठार को उत्तरी कचार पहाड़ी कहा जाता है। दोस्तों कौन से पठार को उत्तरी कचार पहाड़ी बोलते हैं, या उत्तरी कचार पहाड़ी है वो कौन से पठार को कहा जाता है? एंगलोंग का पठार को कहा जाता है। तो ये चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है, सिर्फ दिमाग में रखो। मेघालय का पठार कहाँ है? मेघालय में। मेघालय का पठार मेघालय में है, और मेघालय के पठार को मेघालय में श्रीलंका पठार कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर ध्यान में रखना कि ये जो श्रीलंका पठार या जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर के पठार का एक आंशिक रूप है। कौन सा रूप है? आंशिक रूप है। और इसी मेघालय के पठार को असम में क्या बोलते? कार्बी एंगलोंग का पठार बोलते हैं, जिसका सर्वोच्च स्थान है वो शिलांग या नूक रेख है, जिसकी ऊंचाई देखिए तो 1961 मीटर है। और ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि कार्बी एंगलोंग के पठार को ही उत्तरी कचार पहाड़ी कहा जाता है। अब बोलिए दोस्तों कि ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा है वो आप जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पठारों के साथ। पठारों के बाद में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख द्वीप वगैरह हैं, ये आपकी पहाड़ियां वगैरह, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर भारत का अफवाह तंत्र है वो शुरू करें, तो भारत का अफवाह तंत्र है वो भी हम जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ, और लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।